छात्रों नमस्ते। आज एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है पानी की कहानी। यह एक वैज्ञानिक कहानी है जिसकी रचनाकार रामचंद्र तिवारी जी है। देखते हैं छात्रों जीवन परिचय। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का जन्म 1924 में बनारस के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से वे इंटर लखनऊ के कान्यकुब्ज कॉलेज से BA, MA, PhD लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। 1958 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्त हुए थे। इनका निधन जनवरी 2009 को हुआ था। इनकी कृतियाँ कविवर, लेखराज, हिंदी का गद्य साहित्य, अमर शक्तिकोश आदि। तो देखते हैं छात्रों इस कहानी में रचनाकार क्या कह रहे हैं वह भी देखते हैं। पानी की कहानी पाठ में लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने पानी के उद्भव, उसकी संरचना और उसके रूपों आदि का सुंदर चित्रण किया है। यह विज्ञान विषय पर आधारित कहानी है। इस कहानी में पानी की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण बड़े सरल तरीके से दिया गया है। पानी की कहानी में लेखक ने प्रयास किया है कि कहानी के माध्यम से बच्चों को पानी के विषय में संपूर्ण और सही जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। यह कहानी ओस की बूंद से आरंभ होती है। वह स्वयं को बचाने के लिए लेखक से सहायता मांगती है। लेखक के द्वारा उसके विषय में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। वह उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने विषय में बताना आरंभ करती है। वह उसे बताती है कि उसे उसने कौन सी यात्राएं तय की है। वह अपने विषय में और पृथ्वी के जन्म के विषय में विस्तृत जानकारी देती है। लेखक पानी के विषय में जानकर हैरत में पड़ जाता है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि बच्चों को सही जानकारी देकर उसके ज्ञान को बढ़ाना। यह एक जटिल विषय है पर जिसको रामचंद्र जी ने सरल रूप में प्रस्तुत किया है। इस विज्ञान कथा को ज़रूर आप भी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। यह एक पर्यावरण पूरक तथा विज्ञान पूरक कहानी है जिसे आप आसानी से सटीक शब्दों में ज़रूर समझते हैं। छात्रों तो देखते हैं पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बेहद आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। छात्रों ओस की बूंद, ओस का अर्थ है शबनम। जो ठंड के मौसम में आर्द्रता या नमी के कारण जो घास पर छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती है उसे ओस की बूंद कहते हैं। और इस कहानी की शुरुआत ही मात्र ओस की बूंद से हुई है। मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। मैंने देखा दृष्टि तो वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। ये थोड़ी देर में सितार के तार, जो एक वाद्य होता है सितार, जिसे तंबोरा का एक तंतु वाद्य है, सितार के तारों की सी झंकार, एक छोटा सा हल्का स्वर सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। मैंने सोचा कि कोई इसे बजा रहा है। झंकार यानी मधुर स्वर। छात्रों चारों ओर देखा कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। चारों ओर देखा यह स्वर निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए। बूंद के दो कण अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हो गए और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे। दो कण हो गया और हिल हिल कर वे दोनों अपना स्वर उत्पन्न कर रहे, मानो बोल रहे हो। देखो इस चित्र में दिखाई दे रही है, वो बूंद भी दिखाई दे रही है। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, मैं ओस की बूंद हूं। जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। उसकी बूंद कह रही है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी,
मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है क्या? वास्तव में आज तक हमने सुना है कि बादलों से बरसात होती है, पानी गिरता है, ये बेर के पेड़ से कैसे निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ था। अविश्वास, विश्वास ही नहीं हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। सुनो, मैं ये बेर का पेड़ है, इसके पास की भूमि, भूमि यानी जमीन में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, छोटे छोटे कणों का हृदय ढूंढ टटोलना, बारीकी से देखकर फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो तुम पेड़ देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। जो पेड़ देखते हो वह दूर दिखाई दे रहा है, वो इतना बड़ा नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है, और पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, और उस पेड़ की बड़ी जड़ें, जड़ रूट छात्रों, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, रोए छोटे छोटे रेशेदार या छोटा छोटा रोम रोम रोए। वे रोए बड़े निर्दय होते हैं, बड़े बेरहम होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं, और मुझ जैसे वे रोए निर्दयी होते हैं, और मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक, वास्तव में है, जड़ ही पेड़ ही पर्यावरण का हिस्सा है। उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, तो वह जड़ें पानी अपनी ओर खींच लेती है, बलपूर्वक मुझे वह खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, कुछ जल कणों को पेड़ एकदम खा जाते हैं, और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अधिकांश का सारा अच्छे द्रव्य सोख कर बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कहाँ फूटा। क्रोध यानी गुस्सा, घृणा यानी तिरस्कार छात्रों। इससे उसका हृदय, उसका शरीर डर गया, कांपने लगा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? तुम क्या समझते हो कितने बड़े वो यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। पेड़ों को इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं तिवारी जी जो बड़े ध्यान से, रामचंद्र तिवारी जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। हाँ, मैं ओस की बूंद के लिए भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर एक रूप होकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश, पूरी तरह से बुरे भाग्य के कारण दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छूट गया। उसका छेद या रेशा रेशा उसके शरीर से छूट गया। मैं कांपी यानी डर गई। दूर भागने का प्रयत्न किया, वहाँ से दूर भागने का, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। वे एक बार पकड़ा तो वो छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में से खींच ली गई, मैं फिर रोए में से खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। उसकी बूंद से लेखक ने पूछा फिर क्या हुआ? मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। कोठरी यानी कमरे में, उसी पेड़ में। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दिया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा जान लगा कोई पीछे से धकेल रहा है, और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो, और कोई हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। उसके लिए जगह बनाने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत दबाया जा रहा था, प्रेशर लाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। आगे एक बूंद, उसकी बूंद मुझे खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली, दोनों के बीच में बहुत रगड़ के कारण पीसने लगी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, सांसद। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। पत्तों के छोटे छोटे छेदों से जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। मैंने सोचा कि इन पत्तों पर पहुंचकर मैं उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। बाहर निकलने पर मुझे ऐसा मालूम हुआ, ज्ञात का अर्थ छात्रों, मालूम हुआ कि रात होने वाली थी, और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, और सूर्य हमें यहाँ से वहाँ उड़ने की शक्ति देते हैं,
वो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं और ब्रह्मांड में वायुमंडल में इतने जलकण छोटे छोटे पानी की बूंदे या छोटा सा हिस्सा उसे कण कहते हैं। कण का अर्थ जर्रा जर्रा उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है और मेरे लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी रही। वहाँ पर एक आकुंचन सिकुड़ कर रह गई। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान प्राण आ गए और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी और मैं बचने के लिए तुम्हारे हाथ पर मैं छलांग लगाई, कूद पड़ी। इस दुख का भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस दुख का ओस की बूंद का एक बहुत भावना प्रधान कहानी है, मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। ऐसा ही कहा भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। और उसकी बूंद ने कहा धन्यवाद है, मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। सूरज यानी भाप बना देंगे, उड़ने की शक्ति आएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मेरा जीवन जो अनोखी विचित्र घटनाओं से भरपूर है, मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी और मेरे जीवन की कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। और तुम्हारा हाथ तनिक का अर्थ ज़रा भी नहीं दुखेगा। तो रामचंद्र जी ने कहा अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसों सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। और मेरे पुरखे या पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस यानी वायु सूर्यमंडल में लपटों आग की ज्वालाएं, लपटे का अर्थ में मौजूद थे। विद्यमान का अर्थ छात्रों सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्य की गति है, वो निश्चित घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। उलट फिर ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, यानी उलट फेर हो रहा था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अनेक ग्रह उपग्रह, ग्रह उस ग्रहों के दूसरे ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में पूर्वज पुरखे यानी है? उनके वंशज अभी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए, भयावह डरावनी भयानक आग की ज्वालाएं से अब भी उनका मुख बड़ा ही तेज युक्त उज्जवल प्रकाशपुंज किए हुए। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते। मेरे पुरखे पूर्वज बड़ी ही खुशी के साथ सूर्य के धरातल पर, वहाँ पर सूर्य की धरती पर नाचते हैं, घूमते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। एक दिन की बात है कि दूर एक जगह बहुत बड़ा, प्रचंड का अर्थ छात्रों प्रकाश पिंड, प्रकाश का अर्थ बहुत ज़्यादा उजाला तेज रोशनी वाला, पिंड यानी टुकड़ा, ठोस टुकड़ा दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधी आने लगी, उन बूंदों की आंखें बहुत चमकने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। आग का गोला पिंड बहुत टुकड़ा वह बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था, जो पास आता था उसका आकार बढ़ता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और यह पिंड सूर्य से बहुत लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा और उसकी महान बहुत बड़ी आकर्षण शक्ति से सूर्य भी कांप गया, घबरा गया, डर गया। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। और ऐसा मालूम होने लगा कि उस ग्रहों के राजा ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य भी चूर्ण चूर्ण एकदम चूरा हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ, वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला और सूर्य से सहस्त्र यानी 1000, सहस्त्रों यानी हजारों मील दूर से घूम चला। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उस ग्रहराज के पीछे चला।
सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका, और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव एकदम उसे खींचा जाने लगा, वह संभाल न सका और कई टुकड़ों में वह हिस्सा टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, और उन्हीं में से जो गिर गया ग्रह राज से टुकड़ा वह हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का गोला थी, और पृथ्वी के बारे में उसकी बूंद बता रही है कि ये प्रारंभ में आग का गोला पृथ्वी हमारी थी ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, लपटों से तुम पानी कैसे बनी, रामचंद्र जी कह रहे हैं। मुझे ठीक पता नहीं, हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, हमारा पृथ्वी ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ, और उसकी बूंद कह रही है मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के कारण मैं उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है, उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व यानी हैसियत, हस्ती, अस्तित्व का अर्थ खो दिया और मुझे उत्पन्न किया, और मुझे बूंद के रूप में उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उन दिनों भाप यानी बाष्प, वायु के रूप में घूमती थी चारों ओर। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया, सूध आई, तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया, और मैं अपने आप को एक पिंड, ठोस मजबूत कड़े बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, उसकी बूंद कह रही है मेरा शरीर पहले भाप यानी वायु के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, पहले से कोई 17वां हिस्सा रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे कई साथी बर्फ बन पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जहाँ देखती थी वहाँ पर बर्फ ही बर्फ था, अतिरिक्त का अर्थ के सिवा। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी, जिस समय हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, बहुत सारी सुंदरता, सौंदर्य का अर्थ फैलता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ते। हमारे कई ऐसे साथी थे, वो आंधी में, आंधी यानी तूफान में बहुत ऊंचे जाते, उड़ते, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यहाँ से वहाँ छलांग लगाना, उछलना कूदना, यहाँ से तैयार रहते थे। कमर कसना का अर्थ छात्रों ये मुहावरा भी है, तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, रामचंद्र तिवारी जी ने कहा बड़े आनंद का समय रहा होगा। हाँ, बड़े आनंद का उसकी बूंद ने कहा। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। उसकी बूंद कह रहे कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। आश्चर्य मत कीजिए, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष इसके लिए कहा दाल में नमक के समान, दाल के नमक के समान भी नहीं है। दाल में दिखाई नहीं देता कि नमक है या नहीं, उसके समान भी नहीं है, ऐसा कहा। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। रामचंद्र जी कह रहे मैंने इतने सालों से जीवन जिसका है पानी, उसकी बूंद धन्य माना, आभार प्रकट किया, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली, और ओस की बूंद के प्रति मेरी आस्था बढ़ गई। हम शांति से बैठे, एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, हवाइयाँ उड़ना डर होने लगा। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। इतने दिन आनंद से कटने के बाद हमें एक दुख सहन करने का अब साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। हमारे भार से ही, भार यानी बोझ से नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था, अब वो कड़ा नहीं रहा, और वो तरल, एक जल शरीर, तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं, और ठोस नहीं रहा और उसका तरल शरीर हम पर फिसल चले हैं। यह भी बताया। कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, उसकी बूंद फिर आगे करी। कई मास यानी महीनों तक सागर में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। एक दिन गर्म धारा का यानी प्रवाह से
मुलाकात भेंट हुई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। और जो धारा के जलते अस्तित्व, गर्म जल है, हस्ती अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी, उस ठंड धारा गर्मी सोखना स्वयं आकर्षित करना प्रारंभ की और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और मैं स्वयं पिघलने लगी और पानी बनकर, और मेरा ठोस रूप अब पानी बनकर समुद्र में मिल गई। मैं समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णन करने योग्य है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य। मैं समझती थी कि अगोदर समुद्र में केवल बंधु है और बांधव ही है, परंतु अब ज्ञात यानी छात्रों मालूम हुआ कि समुद्र में चहल पहल है, हलचल, कई तरह के जीव है, वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। समुद्र तो वास्तव में दूसरे जीवों की हलचल वहाँ पर है और उसमें निरा नमक भरा है, पूरी तरह से नमक ही है, क्योंकि समुद्र का जल छात्रों खारा है। सबसे पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, नहीं अच्छा लगा, रास नहीं आया, जी मचलाने लगा पूरी तरह से। जी यहाँ पर एक प्रकार की घुटन सी होने लगी, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं सागर के ऊपर बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए, समुद्र के भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, गहरे और समुद्र में घने और नीचे की ओर जाना शुरू किया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, अनोखे, अलग अलग। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, एक सागर में पानी में रहने वाला कीड़ा होता है उसे घोंगा कहते हैं, जालीदार मछलियाँ जो उसकी बूंद ने सागर की गहराई में जो देखा। इस पर प्रश्न आ सकता है छात्रों। अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए, टॉर्टाइस छात्रों कछुआ, मन भारी, और हाथों वाली मछलियाँ भी देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। मछलियाँ बहुत बड़ी, महाकाय बहुत लंबी और बड़ी होती है, कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे और उस मछली के, उसकी बूंद करी 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी और कोई जीव उसे खाने के लिए इन हाथों से वह शिकार जकड़ लेती थी, पकड़ लेती थी। देखो छात्रों, एक झरना का एक मनोरम चित्र भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई, मैं गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। मुझे बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच जाता था, थोड़ी दूर तक सूर्य का प्रकाश, बहुत नीचे तक नहीं जा पाता था। और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। बहुत ताकत लगाने पर मैं देखने लगी तो मेरी आंखें, नेत्र यानी छात्रों, दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। और सामने एक, मुझे उसी अंधेरे में एक ऐसा जीव दिखाई दिया, एक लालटेन, जो अंधेरे में रोशनी करने के लिए, उजाला करने के लिए लालटेन, एक प्रकार का चिराग घूम रहा है, लालटेन लिए घूम रहा है, ऐसा दिखाई दिया एक जीव। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, यह बहुत अच्छी मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, उसके शरीर से, जो इसे मार्ग दिखलाती थी और इसे चमक मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी, और इस मछली का प्रकाश देखकर छोटी छोटी अनजान, जो जानी पहचानी नहीं है, ऐसी मछलियाँ इसके पास आ जाती थी। और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी और उन मछलियों को यह खाती थी। विचित्र है, कितना विचित्र है, अनोखा है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची, एकदम गहराई में नीचे तक पहुंची, तो देखा कि वहाँ भी जंगल है, वहाँ पर भी एक वन है, जंगल है।
छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए और एकदम नीचे जंगल है और सागर में भी जंगल है। छोटे ठिंगने यानी जिनका कद बड़ा नहीं उसे ठिंगने कहते हैं। मोटे पत्ते वाले पेड़, ज़्यादा मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत ऐसे निकले हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ है और समुद्र में देखो पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। पहाड़ियों के बीच से रास्ता जो जाता है उसे घाटियाँ कहते हैं, सकरा रास्ता। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। पहाड़ियों की गुफा है, खोखल, इनमें नाना प्रकार के विविध नानाकार जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महाआलसी है। और उन गुफा में जो जीव रहते हैं वो निपट यानी पूरी तरह से अंधे, उन्हें दिखाई नहीं देता। और महाआलसी जीव पास में आता है तो उसका खान भोजन भक्ष करते हैं, उसे खाते हैं, नहीं तो वो उसी में रहते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे, उसकी बूंद करिए देखने में मुझे कई साल लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, मन करने लगा कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर भी जान पड़ा कि असंभव है, नामुमकिन है। असंभव का अर्थ इम्पॉसिबल, असंभव का अर्थ छात्रों, मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मेरे ऊपर पानी की बहुत मोटी तह, एकदम एक स्तर थे वहाँ पर। इस प्रकार भी मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। मैं ज़मीन में सागर की जान बचाने की चेष्टा का अर्थ छात्रों प्रयास करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते, करोड़ों करोड़ों कोटि की संख्या में जलकन इसी तरह, भांति का अर्थ छात्रों तरह, अपनी जान बचाते हैं। और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है और समुद्र का जल और ज़मीन में नीचे ही नीचे जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, एक बहुत बड़ा पत्थर उसमें घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर, कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान, और वो कई लगभग 1752 से 50 के आसपास मीटर को 1 मील कहते हैं। कई मील ऐसी मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, एकदम जो बलहीन खाली खाली है, खोखले स्थान में निकले। और एक स्थान पर इकट्ठा होकर, जमा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, कुछ की सम्मति यह थी, स्वीकृति, सम्मति का अर्थ वही पड़ा रहना ठीक था। परंतु हमें कुछ उत्साही युवा भी थे, कुछ एकदम उतावले जोशीले। उत्साही का अर्थ, युवा का अर्थ जवान, युवा थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर, घूम फिर कर देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या छिपा है, पृथ्वी के भीतर क्या छिपा है। देखो छात्रों, एक पहाड़ी दिखाई दे रही है और वहाँ पर कितना सुंदर नदी का चित्र है, बहती हुई नदी का, जो बहुत ही मनोरम है। देखिए छात्रों आगे, अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, शोर मचाते आगे बढ़े तो ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था, कोई ठोस नहीं, सब एक तरल था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े 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 पत्थर, चट्टान का अर्थ लाल पीले गिर गए थे। और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। नाना प्रकार की धातुएं बहुत सारी, क्योंकि पृथ्वी में जितनी भी धातुएं हैं, सोना हो, रजत हो, तांबा हो, पीतल हो, ये सारे के सारी धातुएं जो इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची, इसी स्थान के आसपास एक बुरी घटना, दुर्घटना का अर्थ, हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे, खोज का अर्थ अन्वेषण, शोध, आविष्कार, इतने खुश थे कि अंधाधुंध, बिना सोचे समझे अंधाधुंध का अर्थ मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ताप का स्तर यह हमारे लिए असह्य था, जो सहन नहीं होता था। हमारे आगुआ यानी आगे चलने वाली उसकी बूंदे, अगुआ का अर्थ नेता भी होता, आगे चलने वाले डरने लगे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन
में विभाजित हो गया और देखते देखते उनका शरीर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग मेरे बूंद के हिस्से हो गए। छात्रों, आपको मालूम है H2O पानी का रेणु सूत्र जो है H2, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, तो H2O देखते देखते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग हो गया, विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, मैं बिल्कुल सचेत हो गई। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी हूँ। मैं अपने और अपनी जो विद्वान चतुर बुद्धिमान कार साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। अब हम ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का एक केंद्र स्तर गर्भ भीतरी हिस्सा रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, एकदम धड़ाम से गर्जना हुई, धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले और हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। उसकी बूंद कह रही है। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे, बहुत ही आश्चर्यचकित, अचंभित हो गए थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ, पता चला कि पृथ्वी फट गई है, पृथ्वी टूट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है और पृथ्वी फट गई है। और उससे क्या निकल रहा है? 4 शब्द है, देखो। धुआं निकल रहा है, रेत यानी बालू, पिघली धातुएं, जो धातुएं हैं अनेक अनेक, और लपटें, आग की ज्वालाएं निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, मज़ेदार, शानदार। यानी इसे देखने को हमें बार बार इच्छा होने लगी। बूंद उसकी करी हमें देखने की बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी, जो लावा रस, जो पृथ्वी के भीतर से अधिक तप्त, जब पृथ्वी के गर्भ में जब तप्त ताप बढ़ जाता है, तापक्रम बढ़ जाता है, तो कहीं कहीं जगह पर आज भी ज्वालामुखी बाहर आती है। ज्वालामुखी की बात कह रही हो? हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो, उसकी बूंद कह रही है। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम ऊपर पहुँचे तो भाप का दल यानी वायु बना हुआ एक दल यानी समूह मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। हम गरज कर, गर्जना करते हुए आपस में मिले और आगे जाने लगे। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। पुरानी सहेली आंधी, आंधी से बूंद का और आंधी का तो जन्म जन्म का साथ है। दर्शन हुए, दिखाई दी। वह हमें पीठ पर ला दे, कभी इधर ले जाती कभी उधर, हमें पीठ पर बैठा कर कभी इधर लेकर जाती, यानी तेज हवा, आंधी यानी छात्रों, इधर ले जाती पीठ पर रख कर। वह दिन बड़े आनंद के थे, वे दिन बहुत ही आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले छात्रों, अर्थ किलोले का अर्थ है क्रीड़ा, खेल, खेल करते फिरते फिरते। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले। एक साथ बहुत सारे कण मिले और कण मिलने के कारण हम एक साथ भारी यानी बोझिल, वजनदार हो चले और नीचे झुकाए, नीचे की ओर झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। और एक दिन कई सारे हम एकत्रित हो गए भाप के कण और बूंद बनकर हम नीचे आ पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और यही उसकी बूंद कह रही है। मैं एक पहाड़ पर गिर गई और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो, और अपने साथी के साथ मैली कुचैली पूरी तरह से उनके साथ बिछड़ गई और हो एक और बह चली। थोड़ी सी मैं कुचलने लगी, थोड़ा सा पानी मटमैला हो गया और मैं बिखर कर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने, और पहाड़ों में देखो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने, क्योंकि जल की धाराएं पहाड़ों से ऐसी आती है कूदने, और किलकारी आवाज़, बच्चों की जिस प्रकार ध्वनि होती उसी प्रकार में किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुला नहीं सकता। ऐसा ही ओस की बूंद कह रही है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे, और उसकी बूंद कह रही है हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। ऊंची शिखर से कूदे और नीचे एक बड़े पत्थर पर गिर गए। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट कर खंड खंड हो गया। बेचारा पत्थर था, एक साथ प्रवाह आने के कारण बेचारा टूटकर वो टुकड़े टुकड़े हो गया, खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, यह जो तुम इतनी रेत बालू देखते हो,
पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं और यह रेत बनती है, पत्थरों को चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं, जिस समय हम आनंद में, मौज मस्ती, मौज का अर्थ आते हैं, तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती और कठोर से सख्त वस्तु भी हमारा वार, प्रहार का अर्थ हमला, सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए, फैल गए। हमने विजयों से हम जीत गए, हम उन्मत्त एकदम स्वच्छंद होकर इधर उधर फैल गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि को देखनी थी, पूरी तरह से एक स्तर समतल भूमि को देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। मैं इसलिए एक छोटी धारा यानी प्रवाह, नदी के प्रवाह में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता का अर्थ छात्रों नदी है। वे दिन बड़े मजे से, आनंद से कट रहे थे। हम कभी भूमि को काटते, हम कभी भूमि को चीरते, काटना, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते, कभी पेड़ों को भी हम खोखला करते, बलहीन खाली करते, उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। बहते बहते इस धारा में एक नगर, शहर, नगर यानी छात्रों नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। और एक दिन देखा कि नदी के तट पर, तट यानी छात्रों किनारा पर, एक ऊंची मीनार से, शायद चिमनी है किसी कारखाने की ऊंची मीनार से, कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हूँ उसे देखने को, क्या बड़ी उतावली होकर उत्सुक हो देखने को, क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया, अपने हाथों दुर्भाग्य, बुरे दिन, बुरे भाग्य को निमंत्रण, न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, जो ही मैं उस काले हवा, जो इस बड़े मीनार से हवा निकल रही थी, जो ही मैं वहां पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। अपने और साथियों के साथ एक बहुत बड़ा मोटा नल, जो चिमनी है कल कारखाने की, खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती रही, कई दिनों तक नल घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी। प्रतिपल, प्रतिक्षण का अर्थ छात्रों निकलने की कोशिश में लगी रहती थी। चेष्टा का अर्थ प्रयास। भाग्य मेरे साथ था, भाग्य यानी छात्रों नसीब। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची, एक दिन रात के समय ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था, जहाँ वो नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी, मैं तुरंत उसमें से होकर मैं वहाँ से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में समा गई, मैंने पृथ्वी में समावेश किया। अंदर ही अंदर घूमते घूमते, अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। रामचंद्र तिवारी जी को उसकी बुन ने अब इस पेड़ के बेद से लेखक के हाथ पर सरक रही है। अब तक की सारी उसकी बुन कहाँ कहाँ गई, वो सारी बातें उसकी बुन ने अंदर ही अंदर पृथ्वी में घूमते घूमते इस पेड़ के पास आ पहुंची। ये सारी बातें बताई। वह रुकी, उसकी बुन। सूर्य निकल आए थे, सूर्य भगवान निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। उसकी बुन ने कहा, सूर्य भगवान निकल आए हैं, बस। मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास। उसकी बुन रामचंद्र तिवारी जी से कह रही, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, सूर्य निकल आए हैं। तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते, तुम मुझे रोक कर भी नहीं रख सकते। यह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी, कम हुई। घटी का अर्थ कम हुई और आँखों से ओझल हो गई। आँखों से ओझल होना, गायब होना, अदृश्य होना। तो देखिए छात्रों कि किस प्रकार रामचंद्र तिवारी जी ने ये विज्ञान कथा, पानी की कहानी हमारे समक्ष रखी है, जो निश्चित ही ये पर्यावरण पूर्वक और हमारे लिए ओस का कितना महत्व, और ओस ने तरह तरह की जानकारी हमें, सागर की, ज़मीन की, पहाड़ों की, ज्वालामुखी, ये बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर दी। निश्चित ही यह एक रोचक, यह दिलचस्प विज्ञान कथा है। छात्रों,
ज़रूर आपने मेरी इस सटीक एक एक पंक्ति का विश्लेषण, शब्दों के अर्थ आपने बारीकी से सुने ही होंगे। निश्चित यदि आपको इस मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को प्रेषित करें। धन्यवाद छात्रों।